गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सेल विभव के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा था। तो सेल पोटेंशियल जब हमने पढ़ लिया था और उसमें कुछ हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी थी। अपनी बुक में एक इस प्रकार से एक सीरीज बनी रहती है, एक श्रेणी बनी रहती है जिसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम किसको कहते हैं? सबसे पहला अपने पास डेफिनेशन क्या दें हम इसकी? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी हम किसको कहते हैं? जब किसी धातु को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से अगर व्यवस्थित करते हैं तो एक सीरीज अपने को प्राप्त होती है। उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल, अपने पास स्टेनलेस यानी कि टिन जिसको बोलते हैं हम, लेड, एच हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, एजी सिल्वर, बीआर, सीएल, एयू ओरम गोल्ड जिसको हमने बोलते हैं, और एफ फ्लोरीन। लास्ट में अपने पास क्या? फ्लोरीन। और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की कुछ वैल्यू मैंने आगे रखी हुई है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि जब अपने पास क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है? दी हुई होती है। लेकिन अपने को ये सीरीज याद रखनी है। इस सीरीज को कैसे भी करके आप अपने अपने तरीके से कैसे भी करके याद रखें। जैसे सबका तरीका अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ, ले के, बांसुरिया, कान्हा, मैगी, आलू मस्त, जेल करो फिर कोनी शरारत, ठीक है, पंजाब हरियाणा में क्यों चांदी आई बाहर, क्लासिकल सोना फैल। तो अपने अपने आइडिया से, अपने अपने खुद के आइडिया से कैसे भी किसी भी प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। लेकिन ये याद करनी है आपको, इस सीरीज को ध्यान में रखना है। इन सबको ध्यान में ना रख सको तो आप इतना ध्यान रख सकते हो कि हाइड्रोजन के नीचे वाले कौन से आते हैं? कौन से आते हैं? कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, ब्रोमीन, क्लोरीन, एजी, ओरम और फ्लोरीन। तो ये अपने पास क्या है? हाइड्रोजन के नीचे है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है अपने पास? 0 प्लस में है। किसमें है? 0 प्लस में है। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन वाला अपने को याद रखना है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आरपीसी ने स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना माना है? 0.0 वोल्ट माना है। इसके ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं वो सारे किसमें वैल्यू आती है? माइनस में वैल्यू आती है। इस हाइड्रोजन के जितने नीचे लिखे हैं उन सब की वैल्यू किसमें है? प्लस में है। किसमें है? प्लस में है। तो अब देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी अपने लिए क्या क्या फायदेमंद है, अपने पास इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो ये सीरीज अपने को याद रखनी है। याद रखने का मेरा तरीका क्या है? ले के, बांसुरिया, कान्हा, मैगी, आलू मस्त, जेल करो फिर कोनी शरारत, पीबी पंजाब, एच का मतलब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में, सीयू मतलब क्यों, आई चांदी, एजी यानी चांदी, बीआर का मतलब बाहर, सीएल क्लासिकल, एयू यानी सोना, एफ का यानी फैल। तो लेके, कान्हा, बांसुरिया, आलू मैगी मस्त, अपने पास मैगी आलू मस्त, जेल करो फिर कोनी शरारत, पंजाब हरियाणा में क्यों आई चांदी बाहर, क्लासिकल सोना फैल। तो ये तो याद करने का मेरा तरीका है। अब अपने याद करने से आप खुद अपने कोई भी तरीके से क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो। कोई भी तरीके से अपने क्या कर सकते हैं हम? याद करने का सबका अपना अपना तरीका है। जैसे अपने को याद होती है आप वैसे याद रख सकते हो। ज़्यादा नहीं याद रख सकते तो इतना याद रख लेना कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन सी सीरीज, कौन कौन से अपने पास मेटल आती हैं, कौन कौन सी नॉन मेटल आती हैं, और ऊपर अपने पास क्या आता है? लिथियम आता है। तो देखो सबसे पहला अपने पास इसके अंदर पॉइंट क्या बनता है? प्रबलतम अपचायक कौन रहता है? लिथियम, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? -3.05 वोल्ट है। -3.05 वोल्ट है। तो प्रबलतम अपचायक यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास कौन सा रहता है? लिथियम रहता है। कौन सा रहता है? लिथियम। रहना कौन सा चाहिए? सीजियम। लिथियम क्यों रहता है? क्योंकि छोटे आकार होने के कारण इसकी जल योजन ऊर्जा क्या होती है? बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए लिथियम क्या होता है? प्रबलतम अपचायक होता है। प्रबलतम ओक्षीकारक कौन रहता है? फ्लोरीन, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? +2.87। तो माइनस में सबसे कम वैल्यू किसकी है? लिथियम की है। इसलिए हमने इसको क्या कहा? प्रबलतम अपचायक। और नीचे जैसे जैसे चलते जाते हैं लास्ट में आता है फ्लोरीन, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? +2.87, यानी कि प्रबलतम ओक्षीकारक। इसका मतलब अपने पास पहला पॉइंट क्या रह जाएगा
कि इस सीरीज में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, किधर चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जब चलते हैं तो हमेशा ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक गुण जो हैं वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, और अपचायक गुण जो हैं वो क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। अपचायक गुण है वो क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, यानी कि घटते जाते हैं। किधर जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हैं और अपचायक गुण घटते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं। तो अपचायक ऑक्सीकारक गुण बढ़ रहे हैं, अपचायक गुण क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, दूसरे पॉइंट में देखो अपने पास हमने डेनियल सेल लिया था, तो डेनियल सेल में हमने एक तो क्या लिया था, इलेक्ट्रोड जिंक, एक क्या लिया था, कॉपर, क्या लिया था, कॉपर, एक तो क्या लिया, जड़न, एक क्या लिया हमने, कॉपर लिया। तो अपने पास यहाँ पर सीधा सीधा है कि जिंक जो था वहाँ पर एनोड था, क्या था, एनोड था, और कॉपर जो था वो क्या था, कैथोड था। डेनियल सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो जिसका जिंक जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में है, माइनस में है, और कॉपर का किस में है, प्लस में है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो कैथोड बनने की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और एनोड बनने की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ कैथोड बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है और एनोड बनने की प्रवृत्ति घटती है। क्या होती है, घटती है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल से सीधा सीधा याद रख सकते हैं डेनियल सेल वाले से। डेनियल सेल में हमने क्या लिया था, जिंक और कॉपर लिया था। जिंक जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -0.76 वोल्ट, जबकि कॉपर का कितना होता है, +0.34 वोल्ट। तो जिसकी प्लस में वैल्यू है इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, और इसका ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या था, कैथोड था, और जड़न है वो क्या था, एनोड था। इसका मतलब ये हो गया कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये अपने पास कौन सा पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट अपने पास क्या था कि टॉप टू बॉटम चलेंगे, ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे, अपचायक गुण घटेंगे। टॉप टू बॉटम चलेंगे इस सीरीज में, कैथोड बनने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और एनोड बनने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जिस प्रकार से अपने को इसी सीरीज अगर अपने को याद है और अपने को ये कह दें कि एक तो आप इलेक्ट्रोड लीजिए मैग्नीशियम का और दूसरा इलेक्ट्रोड लीजिए किसका, जिंक का। एक तो लेना है किसका, मैग्नीशियम का, और दूसरा किसका लेना है, जिंक का। तो सिंपल सी बात है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। तो सिंपल सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कैथोड बनने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो Zn जो है वो तो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, और Mg है वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। यहाँ से जैसे मैं ये ले लूँ Fe और Ni, Fe और Ni, तो Fe के नीचे कौन आता है, Ni आता है। इसका मतलब ये तो अपने पास क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, एनोड है, क्योंकि Ni की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा बजाय किसके, Fe के, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, और जिसका कम रहेगा वो क्या रहेगा, एनोड रहेगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका दूसरा पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया, दूसरा। अब अपने पास थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जिन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होता है, कम होता है, यानी कि माइनस में, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। तो जिन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होता है, कम होता है, या फिर मैं ये कह दूं कि माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में होता है। वे एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोजन गैस देंगी। जिस प्रकार से यहाँ पर हम ले लें निकल, कोबाल्ट, Fe, क्रोमियम, Zn, MnAl, सोडियम, तो इनमें से कौन सी भी, लिथियम, पोटेशियम, तो ये वाले जो हैं वो क्या करेंगी, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, अपने को हाइड्रोजन गैस देती हैं। चौथा पॉइंट अपने पास क्या आ जाता है कि जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट है, तो जिनका प्लस में होगा, जिनका किस में होगा, प्लस में होगा, तो इसके नीचे वाली जो मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। तो कौन सी नहीं देंगी, कॉपर नहीं देगी, Ag नहीं देगी, Au नहीं देगी, और Pt। ये वाली जो धातुएं हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके
अपने को क्या नहीं देती हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। तो अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि जिन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम होता है वे एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। वे मेटल जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि प्लस में होता है, वे एसिड के साथ रिएक्शन करके अपने को क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है इसका पांचवां पॉइंट, और पांचवां पॉइंट अपने पास क्या आता है कि अपने पास जिन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वे अपने से अधिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले धातु के लवणों को उसके धातु के लवणों को उसके धातु के लवणों में से धातु को क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। जैसे हम एक रिएक्शन लिखते आ रहे हैं 10th क्लास से एक रिएक्शन हमने पढ़ी है कि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील डालें, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम क्या डालें, लोहे की कील डालें, तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर जो था, नीला कलर जो था, वो क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का, यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन जो था वो किस कलर का था, ब्लू कलर का था। किसकी वजह से, Cu+2 आयन की वजह से। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या डाल दी, F यानी लोहे की कील डाल दी, तो अपने पास रिएक्शन क्या हो जाती है, FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर Cu+2 में था, एक्वस फॉर्म में था, और यहाँ पर किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पर कौन सा आयन बन गया है, Fe+2 आयन बन गया है। कौन सा आयन बन गया है, Fe+2 आयन। तो यहाँ का जो ब्लू कलर था वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने 10th क्लास में पढ़ा था, और इसको हमने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा था। तो यहाँ पर इस रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आता है कॉपर जिसकी वैल्यू कितनी है, +0.34 वोल्ट। यहाँ पर आता है Fe, क्या आता है, Fe यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसमें है, माइनस में है। किसमें है, माइनस में है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल जो हैं वो अपने से अधिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल के लवण में से उसको क्या कर देती है, मेटल को यहाँ से रिप्लेस कर देती है। यानी कि FeSO4 के विलयन में अगर हम Fe डालेंगे तो सोल्यूशन जो CuSO4 के विलयन में Fe डालेंगे तो FeSO4 बन जाएगा। उसका रीज़न ये है कि कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली जो मेटल होती हैं वो अपने से अधिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल को उसके लवण में से क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली जो मेटल हैं वो अपने से अधिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल को उसके धातु लवणों में से क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर Fe है वो Cu को क्या कर देती है, यहाँ से हटा देती है। लेकिन FeSO4 के अंदर Cu डालें तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि नो रिएक्शन, ऐसा संभव नहीं होगा। कहने का मतलब रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में है, पॉजिटिव में। Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में है, नेगेटिव में। पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली को रिप्लेस नहीं कर सकती है, लेकिन नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली को वहाँ से क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, यानी कि प्रतिस्थापित कर सकती है। तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली या कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल जो हैं वो अपने से अधिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली मेटल को उसके लवण में से क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। यहाँ पर हम कौन सा भी एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास आता है कि हम कम इलेक्ट्रोड विभव वाली मेटल के पात्र में अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाली मेटल के लवण को उसके अंदर नहीं रख सकते हैं, और इसका रीज़न हमने यहाँ पर दे दिया है। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, क्या ZnSO जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता, तो अपने पास क्वेश्चन क्या बना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। Zn के पात्र में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन को नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता है। क्यों, यानी कि ये जो हमने एक पात्र लिया, ये जो पात्र यानी ये जो पोट है वो किसकी बनी हुई है, Zn की बनी हुई है, जिंक की बनी हुई है, और इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन रखा है वो किसका रखा है, H2SO4 का रखा है। तो हम Zn के पात्र में H2SO4 के विलयन को नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा बना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, क्योंकि Zn जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या रहता है, कम रहता है।
और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn से क्या है, ज़्यादा है। तो कम अपचयन विभव वाली जितने भी अपने पास मेटल्स आती हैं या नॉन मेटल्स आती हैं या जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, ज़्यादा होता है, वे अपने से कम वाली को वहाँ से क्या कर देती हैं, रिप्लेस कर देती हैं। तो ये कम वाली जो है यहाँ से Zn कौन क्या करेगा, H2SO4 को यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, H2SO4 है, क्या कर लेगा, Zn के साथ यानी जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा और यहाँ से क्या देगा अपने को, हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। और इस जिंक के पात्र में यानी कि जिंक यहाँ से धीरे धीरे कटने लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, अपने पास धीरे धीरे जिंक का संचारण होने लगेगा, केरोसिन होने लगेगा और इसमें क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक के पात्र में हम सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से बना सकते हैं हम, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जा सकता है? क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होता है, कम होता है। तो जिंक जो है यहाँ से कॉपर को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4 + Cu बनाएगा। इसका मतलब जिंक है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अपनी सरफेस से हटने लगेगा। क्या होने लगेगा, अपनी सरफेस से हटने लगेगा और उस पोट में या उस पात्र में क्या होने लगेंगे, छेद होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, छेद होने लग जाएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कॉपर के बने हुए पात्र में हम ZnSO4 को रख सकते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ZnSO4 के विलयन को हम कॉपर के पात्र में रख सकते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन को हम Zn के पात्र में नहीं रख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। किस पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमने डेफिनेशन लिखी थी कि किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को अपने को बढ़ते हुए घटते क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना। जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, उसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, प्लस की वैल्यू ऊपर और माइनस की वैल्यू नीचे। लेकिन बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अपने पास बुक में जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। अपने पास ये सीरीज बनी है, इसके पास पहला हमने लिखा था कि सबसे प्रबलतम अपचायक जो है वो लिथियम है, प्रबलतम ऑक्सीकारक जो है वो क्या है, फ्लोरीन है। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ते जाएंगे, अपचायक गुण घटते जाएंगे। नेक्स्ट भी यही लिखा हमने, टॉप टू बॉटम चलते जाएंगे, कैथोड बनने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, एनोड बनने की प्रवृत्ति घटेगी। या फिर हम ये कह सकते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो हमेशा कैथोड होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। नेक्स्ट हमने ये लिखा था कि जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि प्लस में जिसका भी आता है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं, और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। नेक्स्ट अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना था वो ये बना था कि कम इलेक्ट्रोड विभव वाली जो है मेटल जो है वो अपने से अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाली मेटल्स को उसके लवण में से क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन बना था वो ये बना था कि कम इलेक्ट्रोड विभव वाले पात्र में हम अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाली मेटल के लवण को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा करेंगे तो कम इलेक्ट्रोड विभव वाली जो धातु है वो अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाली मेटल के लवण में से मेटल को क्या करेगी, हटाने लगेगी, जिसकी उस पोट में या उस पात्र में धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, सुराख होने लगेंगे, छिद्र होने लगेंगे और वो सॉल्यूशन क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं उस पोट या पात्र में का संक्षारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्षारण यानी कि कैरोसिन हो जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, गल जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के उपयोग हैं। यहाँ से भी अपने पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अपने पास नॉर्मल है और इस सीरीज को अपने को क्या करना है, दिमाग में रखना है, इसकी वैल्यू को दिमाग में नहीं रखना। बस इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर कौन सी आती है और हाइड्रोजन से नीचे कौन सी आती है। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू फिक्स होती है 0.0 वोल्ट, जो IUPAC द्वारा स्टैंडर्ड कंडीशन में मानी गई है। तो ये तो अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। धन्यवाद।